वेलकम टू एमसी नॉवल वर्ल्ड, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। फायर। अगर तुम्हें पसंद है एक्शन, मिस्ट्री और इमोशन से भरी कहानियां। शैतानी छोटा शैतान बना अंकुर वापस एक देखभाल करने वाले छोटे बच्चे में बदल गया। सौरभ और अंकुर ने उसे अपना ननचाकू उठाते और जमीन पर बैठकर उसे वापस अपने बैंगनी बैग में रखते हुए देखा। उसने फिर एक छोटा सा दवा का डिब्बा निकाला। पायल ने ऊपर खुले क्यूबिकल की ओर देखकर पूछा, क्या उस बच्चे ने तुम्हारे कूल्हे को क्यूबिकल में ही जमा दिया? तुम दोनों बाहर निकलो। सौरभ और अंकुर डरकर बाहर रेंगते हुए आए, उन्हें डर था कि उन्हें भी पिटाई पड़ेगी। पायल के सामने बैठे हुए वे खुद को रोक नहीं पाए और देखने लगे कि उसके बैग में और क्या क्या है। पायल ने अंकुर की ओर फिर सौरभ की ओर एक एक आइस पैक फेंका। ये लो, जानते हो इसे कहाँ इस्तेमाल करना है? अंकुर ने आइस पैक को देखा और जल्दी से अपने ऊपरी बांह पर दबा लिया। जब पायल ने आंखें घुमाकर सौरभ को देखा तो उसने उंगली से उसे पास आने का इशारा किया। कपड़े उतारो और पास आओ। क्या? सौरभ ठिठक गया और उसकी अभिव्यक्ति को फीका पड़ते देखा। ओह ठीक है, मैं उतारता हूँ। मेरे उसे अपनी छोटी बहन के प्रति एक नया डर महसूस हुआ और उसने अनिच्छा से अपनी यूनिफॉर्म के बटन खोले। वह अपने छिपे हुए घावों के बारे में सोच भी नहीं रहा था जब तक कि पायल की आंखें उसके टॉप पर नहीं पड़ी। उसने तुरंत अपना हाथ और शर्ट आगे करके खुद को ढक लिया। पायल, यह पायल फुसफुसाई, वह छोटा कमीना। इससे सौरभ की आवाज गले में ही अटक गई। मुझे आज उन्हें खत्म कर देना चाहिए था। अंकुर ठिठक गया, जानते हुए कि वह उन्हीं लोगों में से एक था जिनके बारे में पायल बात कर रही थी। फिर भी वह चुप रहा और ऐसे दिखाया जैसे वह मौजूद ही नहीं है। पायल की प्रतिक्रिया देखकर सौरभ थोड़ा शांत हुआ और धीरे धीरे अपने बचाव को कम किया। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं ठीक हूं अब। उसने पायल को एक हल्की मुस्कान दी। वे अब दर्द नहीं कर रहे। छी। पायल ने चिढ़कर आवाज निकाली और अपनी फर्स्ट एड किट उठाकर सौरभ के पास बैठ गई। मेरा हाथ लगाओ, मैं तुम्हारे शरीर के कुछ कट और जले हुए घावों को साफ करती हूँ। इससे दर्द होगा, लेकिन छोटी बच्ची की तरह चीखना मत, नहीं तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी। सौरभ घबराकर घूंट निगल गया और अपनी पीठ घुमा ली, उसे अपने घाव साफ करने दिया। जब उसने उसकी पीठ पर अल्कोहल डाला तो वह दांत भींचकर फुसफुसाया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें जल्दी से फूट पड़ी, लेकिन जब उसने रुई से थपथपाना शुरू किया तो उसे उतना दर्द नहीं हुआ जितनी उसने उम्मीद की थी। पायल के हाथ गोल मटोल और छोटे थे, लेकिन वे बहुत कोमल भी थे, मानो उसने यह कई बार किया हो। इसलिए उसकी त्वचा और शरीर में हो रहे जलन के बावजूद सौरभ को अंदर से गर्मजोशी और सुरक्षा महसूस हुई। जैसे जैसे वह चुपचाप उसके घावों को साफ कर रही थी, सौरभ ने अपना सिर झुका लिया। उसने पश्चाताप से भरकर सोचा, जब से वो हमारे घर आई है, मैं उसे छेड़ता रहा हूँ, उसे नाम से पुकारता रहा हूँ, उसके साथ मजाक करता रहा हूँ और यहाँ तक कि उस पर मेरी चॉकलेट खाने का इल्जाम भी लगाया है। फिर भी वह मेरे लिए खड़ी होने के लिए आए। आभार महसूस करने के बावजूद सौरभ को अपने व्यवहार के लिए और भी ज्यादा अपराधबोध महसूस हुआ। उसने महसूस किया कि उसने पायल को मिलने से पहले ही परख लिया था और उसे मौका नहीं दिया। मैंने उसके साथ जो कुछ भी किया है, मैं उसकी माफी या एक बड़ा भाई बनने का मौका भी नहीं हूं। पायल ने घोषणा की। हो गया। और जल्दी से उसकी पीठ से दूर हट गई। फिर उसने एक जख्म पट्टी निकाली और कहा, अपनी बाहें ऊपर करो, और कुशलता से उसके शरीर पर लपेट दी। कुछ ही मिनटों में सौरभ के घाव साफ और ड्रेस हो गए थे। सौरभ भी हैरान था कि उसका काम कितना कुशल और साफ था। ये लो, अपनी मदद खुद करो। पायल ने बाकी बची पट्टियां अंकुर की ओर और कुछ दवाइयां भी फेंक दी जिनकी उसे जरूरत हो सकती थी। फिर वह जमीन पर बैठ गई और अपना बैग पकड़कर सौरभ को साफ यूनिफॉर्म का एक सेट थमा दिया। ये क्या है? सौरभ अवाक था। लेकिन मैं पहले ही एक सेट लाया हूँ। मुझे पता है, लेकिन क्या तुम पूरे स्कूल को यह दिखाने जा रहे हो कि तुम्हारा सिर टॉयलेट में डुबोया गया था? सौरभ ने अपने होंठ भींच लिए। वह आमतौर पर अपना बैग अपने साथ ले जाता था, लेकिन आज उसने सोचा कि उसे बस छिप जाना चाहिए। इसके अलावा उसने नहीं सोचा था कि वे आज उसे चोट पहुंचाएंगे, क्योंकि उन्होंने कल पहले ही ऐसा कर दिया था। पायल ने आह भरी और केवल सिर हिला सकती थी। जाओ बदलो, स्कूल की घंटी पहले ही बज चुकी है। धन्यवाद पायल। सौरभ ने हल्का मुस्कुराया, फिर कपड़े बदलने के लिए क्यूबिकल में चला गया। जब वह कपड़े बदलकर बाहर आया तो पायल ने सिंक पर शैम्पू, कंडीशनर, फेशियल वॉश, परफ्यूम और यहाँ तक कि लोशन भी व्यवस्थित कर दिया था। उसने पीछे मुड़कर सौरभ को देखा। ओह, तुम टॉयलेट जैसी महक रहे हो, इसलिए कम से कम अपना चेहरा तो धो लो। सौरभ और अंकुर खुद को रोक नहीं पाए और उसके बैग को घूरने लगे। और क्या हो सकता है इसके अंदर? अब तक उन्होंने जो कुछ भी देखा था, उन्हें नहीं लगा कि कुछ पेन के लिए भी ज्यादा जगह होगी। किताबें और नोटबुक तो दूर की बात है। यह एक स्कूल था, कोई फील्ड ट्रिप नहीं।
पायल ने अंकुर की ओर इशारा किया, जिससे वह हैरानी से चौंक गया। तुम भी खुद को और अपने कपड़ों को धो लो। मेरे पास यहाँ हेयर ड्रायर है, इसलिए तुम इसे जल्दी से सुखा सकते हो। पायल ने फिर एक ब्लो ड्रायर निकालना शुरू कर दिया। तुम और क्या क्या लाए हो? सौरभ ने हैरान होकर पूछा। वह उत्सुकता से उसके बैग के अंदर झांकने से खुद को रोक नहीं पाया। अगर उसमें सच में एक सीढ़ी निकली तो वह होश खो देगा। मैं कुछ अतिरिक्त मोजे भी लाए हूं और स्टीम आयरन और टॉफियां। उसने बड़बड़ाया, अपने बैग में मौजूद हर चीज की सूची बना रही थी। जितना ज्यादा उसने उन्हें बताया, सौरभ और अंकुर उतना ही ज्यादा भ्रमित होते गए। क्या वह एक जादुई बैग था? दोनों ने एक साथ पूछा। ये सब उसमें फिट हो गया? यह सुनकर अंकुर ने अपना मुंह ढांक लिया जब उसे एहसास हुआ कि उसने भी बोला है। पायल ने मासूमियत से दोनों के बीच अपनी आंखें घुमाई, भ्रमित थी। मेरा बैग बड़ा है। बड़ा? दोनों लड़कों ने उसके बैग को देखा और साफ तौर पर कह सकते थे कि वह बिल्कुल भी बड़ा नहीं था। वह एक छोटा बैग था जिसे किंडरगार्टन के बच्चे इस्तेमाल करते थे। छोड़ो, जाओ और खुद को धो लो। पायल ने हाथ हिलाकर बात को खत्म कर दिया, यहां तक कि अंकुर पर भी एक नजर डाली, अगर वह समझने में बहुत धीमा हो। तुम भी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, इसलिए जाओ। अंकुर ने उस छोटी लड़की को देखा जो उसे आदेश दे रही थी, लेकिन वह कोई नाराजगी या गुस्सा महसूस नहीं कर पाया। उसे बस ऐसा लगा जैसे दुश्मन ने उसे बंधक बना लिया हो, क्योंकि उसका अभी भी कुछ उपयोग था। फिर भी अंकुर ने उसके निर्देशों का पालन किया और दोनों लड़कों ने सिंक में चुपचाप खुद को धोया। जेल में जीवन आसान नहीं था। कैदियों को परोसे जाने वाले घिनौने भोजन और रहने के माहौल के अलावा कैदी सबसे बुरे थे। खासकर चूंकि पायल को मौत की सजा मिली थी, उसके आसपास हर कोई अधिकतम जेल सेल में सबसे शातिर अपराधी था। हालांकि कुछ सहन करने लायक थे, बहुत ही दुर्लभ लोग जो दयालु थे। बहुमत जीशान कपूर कीथ जैसा ही था, या बल्कि उससे भी बदतर। इसलिए पायल के फांसी से पहले उसने ऐसे लोगों से निपटना सीख लिया था। उसने जीशान कपूर के साथ जो किया वह उन पागल चीजों की तुलना में बहुत उदार था जो उसे अपने फांसी के दिन तक जीने के लिए करनी पड़ी थी। सौरभ ने पायल द्वारा उसे सौंपे गए छोटे तौलिए को अपने चेहरे पर थपथपाया। वह उसे देखे बिना नहीं रह सका। पायल, उसने आवाज दी। यहाँ क्या हुआ? पायल ने हाथ हिलाते हुए आश्वासन दिया, चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। सौरभ ने सिर हिलाया। मेरा मतलब वह नहीं था। मैं यह कह रहा हूं कि तुमने उस हथियार से जीशान कपूर को चोट पहुंचाई और उसे कई बार थप्पड़ भी मारा। अगर उसने अपने माता पिता और स्कूल को बताया और तुम्हें फंसाया तो बस कह देना कि मैंने किया। उसने आलस से हाथ बांधकर जवाब दिया। अब क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हो? नहीं। शर्मिंदगी से सौरभ का चेहरा लाल हो गया। मैं यह करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं बस नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से मुसीबत में पड़ो। और तुम्हारा क्रेडिट से क्या मतलब है? क्या एक शातिर लड़ाई में शामिल होने में कोई योग्यता थी? पायल ने लापरवाही से आंखें घुमाई और कहा, चिंता मत करो, वह इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहेगा। तुम इतनी यकीन से कैसे कह सकती हो? वह हंसी। क्या तुम्हें लगता है कि वह लड़का दूसरों को बताएगा कि एक बच्चे ने उसे पीटा? मैं लापरवाही से स्कूल के अंदर उससे नहीं लड़ती अगर मुझे पता होता कि वह बताने वाला है। इसके अलावा उसे मेरा धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि वह पूरी तरह से नीला नहीं हुआ। मैंने उदार होने की पूरी कोशिश की। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सौरभ और अंकुर दोनों अवाक रह गए, उसे अविश्वसनीयता से देख रहे थे। यह उसके लिए उदार होना था। और क्या वह यहाँ यह जानते हुए आई थी कि अगर वह उसे नीला भी छोड़ देती है तो भी कोई कुछ नहीं कहेगा? उसने दोनों के बीच अपनी आंखें घुमाई। खैर, क्या तुम हो गए? उह, अंकुर ने अपना गला साफ किया। हेयर ड्रायर, क्या मैं अब इसे चालू कर सकता हूँ? तुम दोनों बात कर रहे थे, इसलिए मैं बीच में नहीं आना चाहता था। हेयर ड्रायर शोर करता है। पायल का चेहरा सिकुड़ गया। जाओ और जल्दी से सुखाओ। जी। यह कहने पर हेयर ड्रायर की आवाज रेस्टरूम में गूंज उठी। बेदी भाई बहनों ने अंकुर को देखा और जितना ज्यादा वे कुछ कहे बिना उसे घूरते रहे, अंकुर पर अपनी शर्ट जल्दी सुखाने का उतना ही ज्यादा दबाव पड़ा। इसलिए इससे पहले कि अंकुर अपनी शर्ट को पूरी तरह से सुखा पाता, उसने ड्राई बंद कर दिया और जबरन मुस्कान के साथ उनका सामना किया। सौरभ ने कहा, यह अभी भी सूखा नहीं है। ठीक है। हाँ हाँ, मुझे असल में मेरे कपड़े ऐसे ही पसंद है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। पायल ने लापरवाही से कंधे उचकाए। ठीक है, अब हम चलते हैं। सौरभ, सीधे डिस्पेंसरी जाओ। क्या? क्यों? पायल ने नाक सिकोड़ी। क्यों? यह सब होने के बाद क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें बैठकर नोट्स लेने चाहिए? तुम्हें आराम करना चाहिए। चिंता मत करो, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगी। सौरभ एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया, इससे पहले कि उसने कहा, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। तुम्हारी मदद और दवा के बाद मैं अब ठीक हूं। क्या तुम मौत के दरवाजे पर दस्तक देना चाहते हो? नहीं।
तो मेरी सुनो। उसकी आंखों में संघर्ष झलक रहा था, यह सोचते हुए कि वह उस पर बहुत ज्यादा बोझ डाल रहा है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, पायल बोली, चिंता मत करो, मुझे पता है कि तुम्हें मेरे साथ चलने में शर्म आती है, लेकिन यह जरूरी है। यह वह नहीं है। सौरभ ने अपने होंठ भींचे और आह भरी अपनी बहन को अपने जादुई बैग में सब कुछ वापस ठूसते हुए देखा। उसने जोड़ा, वे लड़के डिस्पेंसरी में होंगे, इसलिए मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें याद रहे कि आज क्या हुआ। और जल्द ही उसने पैकिंग पूरी कर ली। जैसे ही उसने अपना बैग उठाया, उसने अंकुर को देखा और उसकी ओर इशारा किया। तुम? अंकुर चौंक गया। कब? क्या? मेरा मतलब, हाँ, आज से तुम मुझे रिपोर्ट करोगे। हाँ, मुझे बताओ, अगर कोई उसे परेशान करे या अगर उन लड़कों का आत्मविश्वास फिर से जाग जाए। उसकी आंखों में एक शातिर चमक आई। मैं खुशी खुशी उनके हौसले फिर से तोड़ दूंगी। अंकुर की आंखों में उसने लगभग उसकी परछाई में शैतानी सीन देखे। उसने घूंट निगला और पूरी तरह से अधीनता में सिर हिला दिया। ठीक है बॉस, मुझे बॉस मत कहो, यह थोड़ा ज्यादा है। समझ गया बॉस। पायल का चेहरा सिकुड़ गया, लेकिन फिर उसने सिर हिलाया। चलो बच्चों, यह बड़ी बहन तुम्हें एक सुरक्षित जगह पर ले जाएगी। स्कूल की डिस्पेंसरी में जीशान कपूर कीथ कराह रहा था, क्योंकि स्कूल की नर्स उसके चेहरे की देखभाल कर रही थी। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। जीशान कपूर, अगली बार इतना खतरनाक खेल मत खेलना। जीशान कपूर ने उसकी ओर देखा और अपनी जीभ से आवाज निकाली, लेकिन कुछ नहीं कहा। ठीक वैसे ही जैसे पायल ने अनुमान लगाया था, जीशान कपूर जो हुआ उसे स्वीकार करने में बहुत शर्मिंदा था। उसने नस से बस इतना कहा कि वह अपने दोस्त के साथ खेल रहा था, लेकिन गेंद बार बार उसके चेहरे पर लग रही थी। नज ने पर्दा थोड़ा बंद करने से पहले कहा, अभी आराम करो। अगर तुम आइस पैक दबाते रहोगे तो सूजन कम हो जाएगी, और अपनी डेस्क पर वापस चली गई। जीशान कपूर। दोस्त डरपोक से बिस्तर के बगल में खड़ा था, लेकिन जीशान कपूर से उसे मौत की घूरती मिली। उसने अपना सिर नीचे कर लिया। अब उसे डर था कि जीशान कपूर उसके साथ क्या करेगा। हालांकि जीशान कपूर चुप रहा, जब तक कि उसने नस को डिस्पेंसरी छोड़ते हुए नहीं देखा। तुम बेकार के कमीने, उसने गुस्से से फुसफुसाया। इस बार उसका दिल गुस्से से भर गया। एक बार मैं यहाँ ठीक हो जाऊं। बड़े भाई, अगर तुम हर बार बेहतर होने पर लोगों को पीटते रहोगे तो मुझे लगता है कि तुम्हारा अपंग रहना ही बेहतर है। जीशान कपूर और दूसरा लड़का, जैसे ही उन्होंने वह बहुत परिचित मीठी आवाज सुनी, ठिठक गए। जीशान कपूर ने अपना सिर घुमाया, उसकी गर्दन जंग लगे धातु की तरह मुड़ी। वहां बिस्तर के पास आ रही थी, एक बड़ी मुस्कान के साथ, पायल। नमस्ते बड़े भाई। पायल मीठी और आकर्षक ढंग से मुस्कुराई। हम फिर मिले। जीशान कपूर सावधानी से उससे दूर हट गया, लगभग बिस्तर से गिरते हुए। यह शैतानी छोटी लड़की यहाँ क्या कर रही है? क्या वह दूसरे दौर के लिए आई है? इस बीच सौरभ और अंकुर, जो शुरू में उसके पीछे आ रहे थे, प्रवेश द्वार पर रुक गए। उन्होंने पायल को देखा, हैरान थे। अंकुर ने तो अपनी आंखें भी मल ली, यह सोच रहा था कि वे जो देख रहे थे वह सही था या नहीं। क्या उसमें कई व्यक्तित्व है? वह एक ही समय में इतनी शातिर कैसे हो सकती थी, और ठीक बाद में इतनी प्यारी और मासूम कैसे काम कर सकती थी? वापस में कोई जवाब न मिलने के बावजूद उन्होंने समझा कि पायल से उलझना नहीं चाहिए। पायल लापरवाही से जीशान कपूर के बिस्तर पर चढ़ गई, जैसे कि एक छोटा भाई बहन अपने बड़े भाई के साथ खेलना चाहता हो। दूसरे दृष्टिकोण से यह प्यारा लग रहा था, लेकिन जीशान कपूर के दृष्टिकोण से यह एक हॉरर फिल्म जैसा था, क्योंकि जब पायल उसके सामने आई तो उसने दुर्भावनापूर्ण ढंग से मुस्कुराई और दबी हुई आवाज में कहा, अरे छोटे कमीने, अभी तक सबक नहीं सीखा?